हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो आपके एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हुआ है इसके लिए, इसके बाद आपका मेंस के लिए और आपके जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होगा। आपका मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी है, इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। इसके बाद जो आपका नई वैकेंसी है एनटीपीसी की वो कब तक आने वाली है। ये जो सभी मुद्दे हैं वन बाय वन करके आपको देंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपकी जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर आपने एनटीपीसी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया है या फिर आपने टेक्नीशियन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया और आप फाइनल सिलेक्शन से चूक गए, तो आपको ग्रुप डी में क्या करना चाहिए जिससे कि आपका अंतिम सिलेक्शन हो। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँगा, क्योंकि हमने ग्रुप डी 2018 का भी 2019 का भी अच्छे नंबरों से पास किया है और अच्छी हमको पोस्ट भी मिली थी, लेकिन उसको मैंने छोड़ के जॉब भी की है। उसमें जॉब करने के बाद हमने उसको छोड़ के एनटीपीसी जॉब की है। जॉब के साथ साथ तैयारी कैसे की है उन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपके लिए एक वीडियो है, ये काफ़ी होगा आपको कहाँ तक सोचने की हमारी सोच क्या थी और आप उसमें सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहा है। आपको पता है कि एग्ज़ाम एनटीपीसी का ग्रेजुएट का हो चुका, अंडर ग्रेजुएट का आपका अभी चल रहा है। इसके अंतिम 7 दिन बचे हैं, यानी कि 7 दिन और एग्ज़ाम होना है, बीच बीच में गैप करके, लेकिन 7 दिन एग्ज़ाम होना है, जिसका आपका 28, 29 को है, 1 को, 2 को है, इसके बाद 4 या 5 को है, इसके बाद 9 को है। ऐसे कुछ एग्ज़ाम है, वो 7 दिन के लिए आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका जो सिलेक्शन, अगर आपका अच्छे मार्क आते हैं, आपने आंसर की ग्रेजुएट की तो आ चुकी थी, वो आपने चेक कर ली होगी। अगर उसमें आपके अच्छे मार्क आते हैं तो आप मेंस की तैयारी करिएगा और आपके इसकी भी आंसर की है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम फिनिश होता है उसके बहुत ही जल्दी आपकी आंसर की आ जाएगी, उससे आप भी चेक कर लीजिए। अगर आपके लगता है कि मेरे नंबर अच्छे बढ़ रहे हैं, मेंस में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी करिएगा। और जिन दोस्तों को लगता है कि अगर इतने मेरे नंबर कम है लेकिन मेरा मेंस में नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए आपको ग्रुप डी का एक मौका और है, वो 2024 के नोटिफिकेशन पे लिखे। 2024 के लगभग सभी एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब आपका जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का बचा हुआ है और जो आपका ग्रुप डी है इसका बचा हुआ है। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में आपका टीचर की वैकेंसी थी, आपका जो वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी और उसमें 2-3 वैकेंसी और थी, जिनको जो लोग एलिजिबल होंगे उनके लिए डिप्लोमा भी मांगा गया था। आपका टीचर के लिए बीएड बीटीसी मांगा गया था। तो जो लोग एलिजिबल होंगे तो उन्होंने भरा होगा और वो उनका एग्ज़ाम है वो 10 से 12 यानी 3 दिन में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अंडर ग्रेजुएट का ख़त्म हुआ, अंडर ग्रेजुएट का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 3 दिन के बाद आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बात बचेगी कि आपकी ग्रुप डी की, जिसका नोटिफिकेशन नंबर 8 था आई थिंक, जैसा हमको याद है। तो इनका जो बचेगा एग्ज़ाम वो आपका, यानी कि नेक्स्ट मंथ है, वो आपका सितंबर है। सितंबर के अंतिम वीक में या फिर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम निश्चित 100% होना तय है। बिल्कुल जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, बहुत से एग्ज़ाम डेट बताई, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रिजल्ट भी डेट बताई, वो भी आपकी बिल्कुल सही निकली। तो आपको मैं बता देता हूं कि आपका सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपके ये एग्ज़ाम है थोड़ा लंबा चलने वाले हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपका जो एग्ज़ाम है थोड़ा हो सकता है अक्टूबर पूरा ख़त्म हो जाए, नवंबर तक चला जाए, या फिर सितंबर में शुरू हो जाए तो अक्टूबर में लास्ट तक चला जाए। ऐसा होने की प्रबल संभावना है। वो डिपेंड करेगा कि टीसीएस के ऊपर वो कैसा सेंटर बना चाहते हैं, कुछ सेंटर बढ़ाएगी या उतने ही सेंटर रखेगी जैसे एनटीपीसी का ले रही है। तो आप देख सकते हैं एनटीपीसी का भी लगभग आपका 1 महीने एग्ज़ाम चला है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अब लग जाइएगा, आपके नंबर कम बढ़ रहे हैं तो आप लग जाइएगा ग्रुप डी में। अब ग्रुप डी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तैयारी कैसे होनी चाहिए, हमने कैसे निकाला था। उस टाइम भी जब हमने दिया था तो उस टाइम एनटीपीसी का कोई एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन हम तो ऐसे ही तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम मेरा मेन फोकस था वो साइंस पे, क्योंकि आपको पता है 25 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाने वाले हैं। और साइंस है, आपने 12th में पढ़ी होगी, जो लोग अभी 12th पास ही हुए होंगे तो उनको तो साइंस अच्छे से आती होगी, अगर ठीक ठाक उन्होंने 12th में पढ़ी है तब। और जिन दोस्तों ने
हो सकता है बहुत से लोग बीएससी करने के बाद 2-3 साल तैयारी कर रहे हो, 5 साल तैयारी कर रहे हो, तो जो उनका बेस होता है, बेस वो उतना मजबूत नहीं रहता, क्योंकि वो आप अदर जो सेक्शन होता है उसमें मैथ में, जीएस में और अदर सेक्शन है उसमें तैयारी करते हैं। साइंस में आपका ग्रुप डी में पूछी जाती है तो उसके लिए इतनी तैयारी नहीं करते हैं। तो जो 12th वाले हैं तो वो तो अपना कंटिन्यू रखें तैयारी साइंस के लिए, और जो जिनकी तैयारी छूट चुकी है साइंस में, वो थोड़ा साइंस पे फोकस करें और कोशिश करें जो 9th और 10th एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उससे अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं तो आप अरिहंत की एक बुक आती है, बिल्कुल साइंस प्रीवियस ईयर का होगा या फिर प्रॉपर साइंस के लिए उस बुक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आप बुक लीजिएगा, उसको आप 2-3 बार लगा दीजिए टिक और रिवीजन करिएगा। उससे आपके जो क्वेश्चन है वो लगभग 95 से 96% तक उसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिर्फ एक बुक से। लेकिन आपको पढ़ना बहुत हिसाब से है और उससे टिकना, वो ऑब्जेक्टिव है, अरिहंत की बुक है। अगर ये करेंगे, क्योंकि आपने अगर एनटीपीसी का दिया है तो आपकी मैथ, इसके बाद आपकी रीजनिंग और आपकी जीएस, 3 सब्जेक्ट हैं वो आप ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपके मजबूत हो चुके होंगे। लेकिन साइंस है, साइंस हर एक एग्ज़ाम में पूछी भी नहीं जाती है और हर एक एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हमारा जो ग्रुप डी का है ये अंतिम तैयारी हो, हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको साइंस अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तो ही आपका अंतिम सिलेक्शन होगा। तो आपको ये तो आपका स्टडी होनी चाहिए, आपको फोकस तो सभी को थोड़ा थोड़ा देना टाइम, लेकिन साइंस को आप अधिक टाइम देंगे क्योंकि साइंस आपने पहले से पढ़ी नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि आपको ग्रुप डी में आपको क्यों ज्वाइन करना है। दोस्तों, जैसे कि ये ज़रूरी नहीं कि आप बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार को क्या चाहिए? रोज़गार। आप अभी कहीं भी रह रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे खाना खर्चा सब कुछ अपने घर से लेना पड़ता है। लेकिन आप वहीं पे आप एक जॉब करने लगे, आपको रोज़गार मिल जाएगा, तो उसके साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी उस समय स्थिति क्या है, आप उसमें पढ़ना चाहते हैं कि आप उसी में संतुष्ट हो गए हैं, ये डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने भी 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें भी पास किया है, तो उसमें हमने 3.5 साल जॉब की है ग्रुप डी में। इसके बाद 2019 का था, उसमें भी मुझे अच्छा पोस्ट मिला था। इसके बाद मेरा एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया, तो एनटीपीसी में मेरा हो गया, तो उसको मैंने ज्वाइन ना करके एनटीपीसी ज्वाइन की और एनटीपीसी में अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर यही है कि आप उस टाइम क्या कर रहे हैं, उस टाइम आप जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा है। जॉब के साथ साथ तैयारी करने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पैसे घर से नहीं मांगने पड़ेंगे, कोई भी आपको टेंशन नहीं रहेगी। जो भी पैसा आप कमाते हो उसको अगर पूरा खर्च भी कर देंगे तो भी आपके घर से ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने पैसा कहाँ किया। और इसके बाद अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अभी आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, तो आपको ज़्यादा टेंशन होती होगी कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन आप जॉब के साथ साथ अगर किसी में आप एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, फेल हो जाते हैं, तो आपको इतना टेंशन नहीं रहता, ना ही आपको घर वालों को इतना टेंशन रहता है। वो ऑलरेडी जानते हैं कि अभी मेरा बच्चा जॉब कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फेल हुआ पास हुआ जॉब कर रहा है, बस उनको जॉब से मतलब है। आप ग्रुप डी की कर रहे हैं, आप एनटीपीसी कर रहे हैं, आप SI हैं, लेकिन आप पोस्ट वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन घर वाले सिर्फ आप ये जानते हैं कि हाँ ये बच्चा जॉब कर रहा है, तो इसलिए आप बिल्कुल उसके साथ तैयारी करिएगा। आप अक्टूबर में या सितंबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो न्यू वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी आपकी एनटीपीसी की इस महीने में तो नहीं, लेकिन अगले महीने में आपका नोटिफिकेशन एनटीपीसी का आ जाएगा। जो 2025 की एनटीपीसी की वैकेंसी है वो अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का। तो आपको दोनों फॉर्म भरने हैं और आगे तैयारी आपकी जारी रखनी है। आपका सिलेक्शन हो जाता तो भी जारी रखनी है, और नहीं सिलेक्शन होता तब तो आपको मजबूरी रहेगी कि आपको जारी रखना होगा, क्योंकि जो लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू रखते हैं उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाता है। तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। इसी के साथ वीडियो तो ऑलरेडी 10 मिनट का लगभग होने वाला है, तो आपको मेरी बात हो सकता है थोड़ा कड़वी लगे, लेकिन यही सच्चाई है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, और साथ साथ आपको मैथ और रीजनिंग और जीएस भी पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अब पहले में कंपटीशन में और अब में बहुत अंतर है। जो पहले इतना सुविधाएं नहीं थी पढ़ने के लिए, आज बच्चा एक ही कमरे में सभी सुविधाएं हैं, वहीं से आप किसी भी की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, आपको कोचिंग जाना पड़ता था, कुछ भी और भी
बहुत सी दिक्कतें आती थी, जिसकी वजह से कंपटीशन थोड़ा कम रहता था। लेकिन आज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो उसी कंपटीशन के अनुसार आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट हो, आपको कोई भी जानकारी चाहिए रेलवे से रिलेटेड तो आप बताना, कमेंट करना, तो आपको जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।